Assalamualaikum dear students, welcome back to Alhamd Coaching Academy। और डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। पीएमसी का सिलेबस आपके सामने है। पीएमसी के सिलेबस के मुताबिक हम आपको सारा का सारा सिलेबस कवर करवाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड स्टेट ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम। आज इन दो टॉपिक पे बात होगी। पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। मैंने यहाँ नोट्स बनाए हैं, आपको जस्ट आप स्क्रीनशॉट लिया करें और मेरी बातों को गौर से सुने। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा अबाउट द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड हमारे पास होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, उस पर बात करेंगे। लेकिन आज चूंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है तो चलो जी, अपना पेन कलम निकालिएगा, इधर उधर देखना बंद कीजिएगा और मेरे साथ केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर शुरू करें फॉर नेशनल इंडिकेट। ओके जी, चलो पहला जो है वो है आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? व्हाट डज मीन बाय केमिकल इक्विलिब्रियम? केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने से पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम आपके पास दो तरह का होता है डियर स्टूडेंट्स। आपके पास फॉर एग्जांपल एक बॉडी को हम ले लेते हैं और इस बॉडी पर हम फोर्स लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बंदा आता है इस साइड से इस पर 100 न्यूटन फोर्स लगा लेता है। कितना? 100 न्यूटन फोर्स। और दूसरा आदमी आकर इस साइड से भी कितना लगाता है? 100 न्यूटन फोर्स लगाता है। तो यहाँ जो नेट फोर्स होगा इस बॉडी के ऊपर वो क्या होगा? जीरो होगा। एंड दिस बॉडी विल बी एट द स्टेट ऑफ रेस्ट। और ये बॉडी किस पर होगी? स्टेट ऑफ रेस्ट पर होगी। जब ये बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट पर होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। के दोनों साइड पर जो फोर्स है वो क्या है? इक्वल है। तो इसको बोला जाता है कि दिस बॉडी इज एट द स्टेट ऑफ रेस्ट और यहाँ पर क्या है? इक्विलिब्रियम पाया जाता है। लेकिन इस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या बोला जाता है? इस तरह के इक्विलिब्रियम को स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी यहां पर हमारे पास क्या हो गया? स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स एक और बात सुनिएगा, हम आपको एक और चीज यहां पर समझा देते हैं कि फॉर एग्जांपल यहां पर इस तरह से है कि हमारे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं। लेट से इस बॉक्स के अंदर यहां पर कितने पैसे पड़े हुए हैं? 100 रुपीज पड़े हुए हैं। 100 तो बहुत सारे नहीं हुए, लेकिन चलो इसके अंदर 100 रुपीज पड़े हुए हैं। यहां पर एक बॉडी ए है और यहाँ पर एक बॉडी आपके पास बी है। अब ऐसे होता है स्टूडेंट्स कि यहाँ 100 रुपीज़ में से 10 रुपीज़ बॉडी ए की तरफ आ जाते हैं और यहाँ से 10 रुपीज़ बॉडी ए उसी टाइम दे देता है। तो यहाँ पर 100 रुपीज़, यानी अगर 10 इस साइड पर आ रहे हैं तो 10 यहाँ से दिए भी जा रहे हैं, 10 इस साइड पर आ रहे हैं और भी 10 यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे कि 10 इस साइड पर और आ गए। तो जैसे ही 10 इसको बॉडी बी को और मिल गए तो यहां से 10 बॉडी ए ने फिर से इस बॉक्स में जमा कर दिए। यानी मतलब यह है कि ये जो आपके पास रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन है इज इक्वल टू द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। मैंने क्या बोला? यानी रेट ऑफ द फॉरवर्ड, जो पैसे दिए जा रहे हैं और जो पैसे निकाले जा रहे हैं वो दोनों क्या है? इक्वल है। वो दोनों क्या है? इक्वल है। तो क्या यहां जो 100 रुपीज होंगे उसमें कोई चेंज आएगा? नो, कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो पैसे दिए जा रहे हैं और जो पैसे निकाले जा रहे हैं उन दोनों की मिकदार सेम है और वो दोनों एट द सेम टाइम दिए जा रहे हैं। तो इसको भी क्या कहा जाता है? इसको भी इक्विलिब्रियम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इक्विलिब्रियम। लेकिन यहां पर डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। डायनामिक मींस डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी चलता फिरता इक्विलिब्रियम है। दिस इज द डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये आपके पास क्या हो जाएगा? चलता फिरता इक्विलिब्रियम हो जाएगा। चलता फिरता कैसे? ये स्टॉप नहीं है, यहां से दिए जा रहे हैं, यहां से निकाले जा रहे हैं, यहां से दिए जा रहे हैं, यहां से निकाले जा रहे हैं। ये है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट आपको दो तरह के इक्विलिब्रियम बताए गए, एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है इस पे बात करेंगे, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ टाइप ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। सही है? अपने साथ नोट करें प्लीज कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ टाइप ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अपने साथ नोट्स में चीज नोट कीजिएगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ टाइप ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये कौन सा है? ये डायनामिक इक्विलिब्रियम का टाइप है। तो अक्सर आपसे पूछा जाता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम, एमसीक्यूज पूछा जाता है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवा लेता हूं। तो अक्सर आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ टाइप ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम, या बोथ ए एंड बी। सो इट इज द टाइप ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये एमसीक्यूज अपने साथ नोट करें। एमसीक्यूज का प्रैक्टिस भी करवा देता हूं इस लेक्चर के बाद, लेकिन आप ऐसे करें, इस एमसीक्यूज को अपने साथ नोट कर लें। ठीक है जी? तो
ये आपको इक्विलिब्रियम का जस्ट इंट्रोडक्शन दिया गया। केमिकल इक्विलिब्रियम पे हम बात कर लेते हैं। तो चलो जी चलते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम को और डिस्कस करने से पहले आपको कुछ रिएक्शन सीखने हैं, जिस तरह के आपने पीएमसी के सिलेबस में देख लिए हैं कि केमिकल प्रोसेसेस एंड रिवर्स रिएक्शंस। केमिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं और रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं। आपके पास कुछ रिवर्सिबल रिएक्शन है, कुछ इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इस पे बात करेंगे। लेकिन पहले है आपके पास वो है केमिकल प्रोसेसेस। केमिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं, फिर टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, इसमें रिवर्सिबल आता है और इरिवर्सिबल आता है, उस पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले व्हाट डज मीन बाय अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच द रिएक्टेंट अंडरगो चेंजेस एंड प्रोड्यूस सब्सटेंसेस कॉल्ड एज प्रोडक्ट विच आर डिफिनेट फ्रॉम देम। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ ए है, ए एज ए रिजल्ट बी के साथ रिएक्शन करता है तो इसके नतीजे में सी एंड डी बनता है। सो दीज आर द रिएक्टेंट। इसने आपस में रिएक्शन किया, इसमें आपस में ये एक प्रोसेस से गुजरे और इससे कुछ और सब्सटेंसेस बने सी एंड डी, और इन्हें बोला जाता है प्रोडक्ट। सही है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द केमिकल रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। सो स्टूडेंट, अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन आप सब लोगों को आता है, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पर बात करते हैं। तो पहला जो है वो है आपके पास इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन, और एक आपके पास क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन। तो पहला आप हेडिंग लगाइएगा अपने नोट्स में, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है जी, यानी हमने केमिकल रिएक्शन डिफाइन किया। केमिकल रिएक्शन के दो टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट आपके पास क्या है? नंबर फर्स्ट आपके पास रिवर्सिबल है एंड दूसरा क्या है आपके पास? इरिवर्सिबल है। तो मैं अभी इरिवर्सिबल पे बात कर लेता हूं। इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल है और एक इरिवर्सिबल है। दोनों पे डिटेल से बात करता हूं, दोनों के एग्जांपल आपको बता देता हूं और आपने दोनों के एग्जांपल अपने साथ नोट करने हैं। दोबारा से दोहराता चला जाऊं, मैंने आपको बता दिया, सीक्वेंस नहीं बोलना है, सीक्वेंस के साथ चलना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। फिर केमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों पे बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन पे, मेरे साथ रहें। ठीक है जी, चलो इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन अकर इन वन डायरेक्शन ओनली एंड गो ऑन टू द कंप्लीशन। यानी जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, वो कंप्लीट होते हैं, वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपने अपने साथ नोट करना है। और गो ऑन टू द कंप्लीशन। अच्छा, इसके एग्जांपल, अब एग्जांपल आपने इसमें गौर से देखने हैं। व्हेन अनरिएक्टेड प्रोडक्ट आर फाउंड, आपसे पूछा जाता है कि क्या ये नीचे दिया गया रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, तो आपने अंदाज़ा किस चीज़ से लगाना है। यानी ये आपके पास रिएक्टेंट है, एज ए रिजल्ट जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें नाइट्रोजन है और उसमें H2O है। अब आप ज़रा सा प्रोडक्ट के बारे में सोचें, क्या ये प्रोडक्ट स्टेबल है? यस, नाइट्रोजन 78% एटमॉस्फेयर में मौजूद है। जो ज़्यादा मौजूद होता है वो स्टेबल होता है। इट मीन्स कि नाइट्रोजन रिएक्टिव होगा या अनरिएक्टिव होगा? नाइट्रोजन अनरिएक्टिव होगा। वाटर भी स्टेबल है। तो क्या वाटर और नाइट्रोजन ये आपस में रिएक्शन करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि वाटर भी एटमॉस्फेयर में है, नाइट्रोजन भी एटमॉस्फेयर में है। ये दोनों अनरिएक्टिव है, ये दोनों स्टेबल है। तो ये रिएक्शन जो प्रोडक्ट की साइड पर हुआ है ना, तो ये प्रोडक्ट दोबारा मिलकर रिएक्टेंट की साइड पर नहीं आते हैं। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है सर, इसको कैसे याद करें? स्टेबिलिटी को देखें। प्रोडक्ट जो बना है, क्या प्रोडक्ट स्टेबल है? क्या नाइट्रोजन स्टेबल है? यस, नाइट्रोजन स्टेबल है। नाइट्रोजन रिएक्शन नहीं करता, नाइट्रोजन अनरिएक्टिव है। क्या वाटर स्टेबल है? हाँ, वाटर भी स्टेबल है, वो भी नॉर्मल कंडीशन पर रिएक्शन नहीं करता। तो क्या ये रिएक्शन नाइट्रोजन और H2O मिल के वापस आएंगे? नहीं आएंगे। तो ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है। इस तरह के रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं। तो आपसे पूछे जाते हैं, रिएक्शन गिवन होता है, MCQs में आता है कि क्या ये रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके सामने देखे हैं, तो ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है। ठीक है जी, अगला सुनिएगा। All precipitation reaction are irreversible. All the precipitation reaction are irreversible. Precipitation reaction में क्या बनता है? Precipitation reaction में unsoluble particle बनते हैं जो कि वो सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो जब वो सॉल्युबल नहीं होते हैं तो दोबारा कैसे आएंगे? फॉर एग्जांपल, यहाँ पर बेरियम सल्फेट का जो आपके पास पीपीटी बने हैं, ये आप ऐसे कर लें कि यहाँ पर कोई भी बीकर उठा लें, बीकर में आप बेरियम क्लोराइड डालें, बीकर में आप H2SO4 डालें, तो इसमें यहाँ छोटे छोटे दाने व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में छोटे छोटे दाने, यहाँ तो येलो है लेकिन व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में छोटे छोटे दाने किसके बन जाते हैं? बेरियम सल्फेट के, जो कि वो डिज़ॉल्व नहीं होता है पानी के अंदर या किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। जो यहाँ पर है एक्वियस HCl,
इसके अंदर ये सॉल्युबल नहीं है, तो ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है। तो जब ये सॉल्युबल नहीं है तो ये दोबारा से अपने रिएक्टेंट में नहीं जाएगा। अगर ये सॉल्युबल होता तो दोबारा से अपने रिएक्टेंट में जा सकता था, रिएक्शन कर सकता था, लेकिन चूंकि ये सॉल्युबल नहीं है तो याद रखिएगा जितने भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो सारे के सारे क्या होते हैं, इर्रिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि इसमें अनसॉल्युबल पार्टिकल्स बनते हैं और वो फिर सॉल्युबल नहीं होते, वो रिएक्शन दोबारा से रिवर्स नहीं जाता। तो अपने साथ नोट कीजिएगा, आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि ये जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होते हैं या इर्रिवर्सिबल होते हैं, तो वो इर्रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है जी, नोट करें प्लीज। इसके बाद आगे चलते हैं स्टूडेंट, एक और रिएक्शन अपने साथ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसके अंदर होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेस के दरमियान होता है। ये आपका एसिड हो गया, नोट करो, शाबाश, मैंने पूरे नोट्स बनाए हैं, मैं यहाँ पर पॉइंट्स में लिखता जाऊँगा, आपको समझाता भी जाऊँगा, आपको नोट्स भी दे रहा हूँ, पूरा नोट्स है, आप इससे स्क्रीनशॉट निकाला करें। अच्छा, ये आपके पास एसिड है H2SO4 की ये प्रॉपर्टी है कि वो H+ देता है, KOH की ये प्रॉपर्टी है कि वो OH रिलीज करता है, तो OH रिलीज करता है माइनस चार्ज, H+ देता है तो प्लस चार्ज, आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, H2O। अब H2O दोबारा से डिसोसिएट नहीं होगा, दोबारा से ये चीज़ें नहीं बनेंगी, क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में यहाँ साल्ट बन चुका है और यहाँ पर वाटर बन चुका है। तो याद रखिएगा, ऑल द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। प्लीज एमसीक्यूज के लिए नोट करें, शाबाश, एमसीक्यूज के लिए नोट करें कि ऑल द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है जी, नोट करें, शाबाश। अच्छा, इसके बाद है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो भी आपके पास क्या है, वो भी आपके पास इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये रिडॉक्स रिएक्शन आपके सामने है। रिडॉक्स रिएक्शन आप केमिकल आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, इसको अपने साथ नोट करें। ये रिडॉक्स रिएक्शन भी इर्रिवर्सिबल है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और अक्सर आपसे पूछा जाता है, कंबस्शन रिएक्शंस आर आल्सो इर्रिवर्सिबल। कंबस्शन रिएक्शन, फॉर एग्जांपल आपके पास कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ मिलकर, कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लें, इसके साथ मिलकर इज रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड, इज रिजल्ट H2O, और साथ में क्या बनता है, हीट बनता है, और हीट तो यहाँ से चला जाता है, हीट तो यहाँ से बाहर चला जाता है, तो हीट तो दोबारा इसको नहीं मिलता है ताकि इर्रिवर्सिबल चला जाए, क्योंकि हीट तो बाहर चला जाता है, हीट तो यूज हो जाता है। तो कंबस्शन रिएक्शंस आर आल्सो इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है जी, तो ये मैंने आपके सामने लिखा है कंबस्शन रिएक्शन। ये रिएक्शन अपने साथ नोट करें। हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन या जो आपके पास ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसका जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है वो भी आपके पास कंबस्शन होता है और वो भी इर्रिवर्सिबल है। ठीक है जी, तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट करें। दीज आर द इर्रिवर्सिबल रिएक्शन, वो रिएक्शन जो दोबारा से प्रोडक्ट आपस में रिएक्शन करके रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, और वो रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में होते हैं, और वो रिएक्शन कंप्लीट होते हैं, यानी गोज टू द कंप्लीशन, वो कंप्लीशन की तरफ जाते हैं। इन टाइप ऑफ रिएक्शन को क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन। अभी आप लोग मेरे साथ सीक्वेंस में जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पीएमसी। ठीक है, आप पीएमसी का सिलेबस अपने सामने रख दें और एक एक चीज़ मेरे साथ नोट करें। ठीक है, इसके बाद है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शंस अकर इन अ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन एंड देयरफॉर नेवर गोज टू द कंप्लीशन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, ये ए है, मिलता है किसके साथ, बी के साथ, इसको हम इस तरह से सिंगल हेडेड एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एज रिजल्ट सी और डी में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये दोबारा से सी एंड डी दोबारा से मिलके किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, ए एंड बी में। सर, ये कुछ रिएक्शन रिवर्सिबल है, कुछ रिएक्शन इर्रिवर्सिबल है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? तो याद रखिएगा, रिवर्सिबल एंड इर्रिवर्सिबल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रिएक्शन। नेचर ऑफ रिएक्शन, क्या कंबस्शन है, क्या प्रेसिपिटेशन बन रहा है, क्या अनरिएक्टिव चीजें बन रही हैं, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रिएक्शन। नेचर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, तो फिर रिवर्सिबल और इर्रिवर्सिबल हम डिसाइड करेंगे। यानी दिस रिएक्शन इज इर्रिवर्सिबल, व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स नेचर। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स नेचर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, यहां पर आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ पर फिर से दोबारा से क्या हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी रिएक्टेंट दोबारा से रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट दोबारा से कंबाइन होकर रिएक्टेंट बनाएंगे, तो इन टाइप ऑफ रिएक्शन को क्या बोला जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन बोला जाता है। ये कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे, यानी कभी भी प्रोडक्ट में सारे के सारे रिएक्टेंट कभी भी प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे, और ना सारे के सारे प्रोडक्ट कभी भी रिएक्टेंट में आएंगे। ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिएगा, यहाँ पर एक चीज़ गौर करें। अभी आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जाने वाला हूँ। यहाँ पर है आपके पास इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं,
यानी एक ही डायरेक्शन में कंप्लीट होकर रेस्ट पे चले जाते हैं, रेस्ट पे चले जाते हैं, कहीं पर रेस्ट में चले जाते हैं। वो जो मैं इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर रहा था। अब आ जाओ आगे, यहाँ पर आपके पास क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। फॉरवर्ड भी हो रहा है, पैसे दिए भी जा रहे हैं, पैसे लिए भी जा रहे हैं, बैकवर्ड भी हो रहा है, तो कहीं पर इक्विलिब्रियम की बात होगी तो इक्विलिब्रियम की बात क्या रिवर्सिबल रिएक्शन में होगी या इरिवर्सिबल रिएक्शन में होगी? वो रिवर्सिबल रिएक्शन में होगी। किस चीज में होगी? रिवर्सिबल रिएक्शन में होगी। तो अपने साथ नोट्स में नोट करें कि आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन में डिस्कस होगा या इरिवर्सिबल रिएक्शन में डिस्कस होगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है डियर स्टूडेंट्स, वो किस में डिस्कस होगा? वो इरिवर्सिबल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस होगा और केमिकल इक्विलिब्रियम पे हम बात करेंगे। लेकिन ये एमसीक्यूज अपने साथ नोट करें कि इरिवर्सिबल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम होता है या रिवर्सिबल में? तो रिवर्सिबल में केमिकल इक्विलिब्रियम हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। नेवर गोज टू द कंप्लीशन, प्लीज ये एमसीक्यूज के लिए अपने साथ नोट करें कि नेवर गोज टू द कंप्लीशन। मेरे लेक्चर लंबे होंगे, लेकिन कंप्लीटली सिलेबस को कवर करेंगे, एक एक पॉइंट को कवर करेंगे और नोट्स के फॉर्म में आपको मिलेगा। स्क्रीनशॉट लिया करें, अपने साथ नोट किया करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब इसके कुछ एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, कुछ एग्जांपल है, वो एग्जांपल आप अपने साथ नोट करें और फिर एक एक को जाके फिर केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ मिलके NO बना देता है, ये NO दोबारा मिलके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में आता है, तो ये रिएक्शन क्या होता है? ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, ठीक है। सिमिलरली ये वाला रिएक्शन भी आपके पास आयरन ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है, ये रिएक्शन भी क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो ये आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। सिमिलरली आप इस तरह से ले सकते हैं कि हाइड्रोजन है, मिलता है आयोडाइड के साथ, आयोडीन के साथ, और इस रिजल्ट हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, ये रिएक्शन भी क्या है? ये रिएक्शन भी आपके पास रिवर्सिबल है। आपके बुक में जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं उसको अपने नोट्स में नोट करें। आपका होमवर्क क्या हो गया? आपके सामने बुक ओपन है, फेडरल का है, केपी का है, जो भी ओपन है आपके सामने, आपके जिस भी सिलेबस का ओपन है, सिंध सिलेबस का ओपन है, जो भी आपके पास ओपन है वहाँ चले जाए इरिवर्सिबल रिएक्शन में, वहाँ 2-3 एग्जाम्पल शायद मेरे वाले से चेंज हो, उसको अपने साथ नोट करें, ठीक है। बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं आएगा, ठीक। अच्छा जी, यहाँ पर एक बात कर देते हैं और इसको ज़रा सा आप सुनिएगा। बात इस तरह से है कि इन एन ओपन फ्लास्क, सुनिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग है, इन एन ओपन फ्लास्क वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज वेल एज डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड इन अ क्लोज फ्लास्क बोथ आर द रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ देखें प्लीज, यहाँ देखें आपके पास क्या हो गया? रिवर्सिबल रिएक्शन यानी वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। वेपोराइजेशन ऑफ वाटर एक्चुअली फिजिकल प्रोसेस है, उस पर भी बात करता हूँ कि फिजिकल आपके पास होता है, केमिकल होता है, उस पर बात करते हैं, लेकिन ये एक्चुअली एक फिजिकल प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। वाटर है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। अगर ये ओपन होता है ना तो वेपर यहाँ बाहर आ जाते हैं और इस रिजल्ट दोबारा से नीचे नहीं आते हैं, ठीक। वेपर बाहर चले जाते हैं और इस तरह से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको क्लोज करें तो जैसे आप क्लोज करेंगे ना, तो जितने वेपर आपके पास कन्वर्ट होते हैं, यानी वाटर वेपर में कन्वर्ट होती है, वेपर यहाँ दोबारा से कंडेंस होकर दोबारा से वाटर में आ जाता है, तो यहाँ पर एवापोरेशन होता है और दोबारा से कंडेंसेशन होता है, तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल बन जाता है अगर ये क्लोज हो, अगर कंटेनर क्लोज हो। सेम फॉर द कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, सेम फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आप एक को अपने साथ नोट करें और दूसरा आपके माइंड में आ जाएगा। यानी आपके पास कुछ चीज़ें जो है वो कंडीशंस पर भी डिपेंड करते हैं, नेचर पर तो डिपेंड करता है, कंडीशन पर भी डिपेंड करते हैं। कुछ प्रोसेसेस, कुछ रिएक्शन कंडीशन पर भी डिपेंड करते हैं। कंडीशन कैसे? अगर ये ओपन हुआ तो वेपर बाहर जाएंगे, जब वेपर बाहर जाएंगे तो इस रिजल्ट क्या होगा? जब वेपर बाहर जाएंगे तो दोबारा से कंडेंस होकर पानी में नहीं आएंगे। तो अगर आप इसको क्लोज कर लें, क्या कर लें? क्लोज, कंडीशन मैंने चेंज करा दी, मैंने इसको क्लोज बना दिया, तो रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी मेरा मतलब ये है कि नेचर पर भी डिपेंड करता है और वो कंडीशंस पर भी डिपेंड करते हैं कि क्या ओपन है या क्लोज है, ठीक है जी। तो ये अपने साथ आप नोट करें प्लीज। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्या है? The word equilibrium in a physical science, in sense, it is explained as no change of a state of a body। यानी वहाँ पर आपको बता दिया कि यहाँ बॉडी के स्टेट में एट रेस्ट जो था, जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं फिजिकल सेंस में, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद है when the two opposing processes reactions occur simultaneously with the equal rate, the system will be in the state of equilibrium and equilibrium are classified as। अभी सुनना, अभी बात को सुने, इक्विलिब्रियम को अभी सुने। देखो, ए है आपस में बी के साथ रिएक्शन करता है और ये कन्वर्ट होता है सी और डी में, ठीक है।
अब जिस रेट के साथ रेट स्पीड के साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। बात को अभी सीखना है। A plus B converted into C plus D with the speed of reaction that is known as rate of the forward reaction। ठीक हो गया। अब दोबारा अगली बात सुनिएगा, ये जो आपके पास C और D है ये कन्वर्ट होते हैं A और B में बैकवर्ड रिवर्स। अब जिस स्पीड के साथ C और D A में कन्वर्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन, जिस तरह वो 10 रुपये दिए जाते थे 10 रुपये लिए जाते थे। अब सुनो, ऐसा कंडीशन इंपॉर्टेंट बोलने जा रहा हूं जिसमें रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। दिस स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। इस स्टेट को क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी जिस स्पीड के साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं अगर उसी स्पीड के साथ प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? इस कंडीशन को बोला जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो क्या कहा जाता है? व्हेन द टू अपोजिंग प्रोसेसेस अपोजिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड ये रिएक्शन अकर स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद यहां पर हो रहे होते हैं with the equal rates the system will be in the state of equilibrium and equilibrium is classified। यानी इक्वल रेट के साथ रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ द रिवर्स। आपने वहां पे देखा था ना 10 रुपये दिए जाते थे 10 रुपये लिए जाते थे। ठीक है, यानी अगर ये इक्वल रेट के साथ हो रहे हैं तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? इस कंडीशन को इक्विलिब्रियम स्टेट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रियम स्टेट बोला जाता है। अब एक बात सुनो, इक्विलिब्रियम स्टेट पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं जो कि एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है। एक मिनट में ये गेट बंद कर दूं। अच्छा जी, अब देखते रहें। देखें इस तरह से है डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताने जा रहा हूं। ये आपके पास रिएक्टेंट है और ये आपके पास प्रोडक्ट है। बहुत गौर से सुनना मेरी बात को, बहुत गौर से सुनना। आपके पास इक्विलिब्रियम का स्टेट आ गया, यानी रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। आपके पास इक्विलिब्रियम का स्टेट आ गया। अब इक्विलिब्रियम का स्टेट एक बार आ गया तो रिएक्शन हमेशा के लिए इक्विलिब्रियम पे रहेगा। वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे रहेगा और वो इक्विलिब्रियम पे रहना चाहेगा क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट स्टेबल स्टेट होता है। क्या होता है? स्टेबल स्टेट होता है। ये अपने साथ नोट करें। इक्विलिब्रियम स्टेट इज अ स्टेबल स्टेट। अपने साथ नोट करें, ठीक है। अब अगली बात सुनना, ये जो रिएक्टेंट का मिकदार है, जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कहने जा रहा हूं। क्या इन दोनों का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम सेम होगा? नो, ये शर्त नहीं है। सेम हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। तो फिर क्या होगा सर? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यानी ये सेम कभी नहीं होगा, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये कांस्टेंट हो जाएंगे। कांस्टेंट और सेम में फर्क। कांस्टेंट मींस कि जिस स्पीड से प्रोडक्ट बन रहे हैं, जिस स्पीड से दोबारा रिएक्टेंट बन रहे हैं, वो स्पीड अगर सेम है, अगर स्पीड सेम है तो क्या यहां कुछ प्रोडक्ट ज्यादा बन सकते हैं? नो। कुछ रिएक्टेंट ज्यादा बन सकते हैं? नो। वो तो कांस्टेंट हो जाएगा। यानी 5 रिएक्टेंट इधर आ रहे हैं तो 5 रिएक्टेंट इधर भी जा रहे हैं। जिस तरह कि आपने वहां 100 रुपए का एग्जांपल देखा था, 100 रुपए तो सेम थे, वो तो कांस्टेंट थे। वहां से दिए जाते थे, यहां से दिए जाते थे, यहां से लिए जाते थे। तो वो जो स्टेट था, उस स्टेट पे जो कंसंट्रेशन था 100 रुपीज का, यहां ये जो स्टेट, यानी एक मरतबा इक्विलिब्रियम स्टेट आया, इक्विलिब्रियम स्टेट से पहले, आने से पहले जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे तो शायद प्रोडक्ट कम था, बन रहा था, स्लोली बन रहा था, वो फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन एक मरतबा इक्विलिब्रियम स्टेट आया तो आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कंसंट्रेशन सेम नहीं, कांस्टेंट हो जाएगा। सेम नहीं, क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। नोट करो अपने साथ, प्लीज नोट करो। सही है। फिर आगे चलते हैं। इक्विलिब्रियम का क्लासिफिकेशन है, केमिकल इक्विलिब्रियम है और फिजिकल इक्विलिब्रियम है। बात करेंगे, एग्जांपल भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, सारा नोट करना है मेरे साथ, बहुत लंबा लेक्चर जाने वाला है। ठीक है। इसके बाद है आपके पास इस केमिकल इक्विलिब्रियम में हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम है और साथ में क्या है? होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम है। आपके बुक में है, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे और साथ में एग्जाम्पलाइज करेंगे, एमसीक्यूज भी आपको करवाएंगे। ये सारा चीज़ अपने साथ नोट करें। मैं बार बार कहता हूँ नोट किया करें, तंग नहीं होना है मेरे लेक्चर से। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। और आगे हमारे पास है फिजिकल इक्विलिब्रियम।
फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? फिजिकल इक्विलिब्रियम में असल में आपके पास केमिकल बॉन्ड्स नहीं टूटते हैं, केमिकल नेचर नहीं बदलता है, जस्ट स्टेट्स बदलते हैं। क्या बदलते हैं? स्टेट्स। फॉर एग्जांपल कोई गैस है लिक्विड में आता है, सॉलिड है लिक्विड में जाता है, या लिक्विड जो है वो सॉलिड में जाता है, यानी यहाँ फिजिकल स्टेट चेंज होगा, बॉन्ड नहीं टूटेगा, केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, रिश्ते नहीं टूटेंगे। ठीक है, सही है जी। तो व्हेन एन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन सेम केमिकल स्पीसीज, ये अपने साथ नोट करें कि स्पीशीज जो है वो आपके पास क्या होनी चाहिए? वो सेम होनी चाहिए, सेम केमिकल स्पीशीज के दरमियान होगा। इट इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। हियर द अपोजिंग फोर्सेस इन्वॉल्व फिजिकल चेंजेस। फिजिकल इक्विलिब्रियम में बी ऑफ दिस टाइप। ये आपके पास इस तरह से है कि सबसे पहला जो है वो लिक्विड है, वाटर है आपके पास, और यहाँ हमसे गलती हुई है, ये वाटर लिक्विड के फॉर्म में है और यहाँ पर हमने आइस को सॉलिड के फॉर्म में लिख लिया। तो यहाँ पर रेट ऑफ एवापोरेशन होगा और यहाँ पर फ्यूजन होगा, फ्यूजन और दोबारा से किस चीज़ में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ ये एक दूसरे के साथ अगर यानी रेट ऑफ कन्वर्जन इनटू सॉलिड एंड रेट ऑफ कन्वर्जन इनटू लिक्विड अगर दोनों क्या हो, सेम हो, तो फिर वो आपके पास इक्विलिब्रियम में कहलाया जाता है। ठीक है। सिमिलरली आपके पास सॉलिड एंड लिक्विड जिस तरह के आइस है और वाटर है, यहाँ पर नेचर चेंज नहीं होता है, दोनों में H2O रहता है, केमिकल बॉन्ड नहीं टूटता है, केमिकल नेचर सेम रहता है, जस्ट फिजिकल स्टेट बदलते हैं। सिमिलरली यहाँ पर लिक्विड एंड गैसेस जो हैं, एग्जांपल देखो वाटर है और स्टीम है, तो ये भी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कन्वर्जन इनटू स्टीम, कन्वर्जन इनटू वाटर, अगर दोनों का रेट सेम हो तो फिजिकल स्टेट चेंज होता है, नेचर चेंज नहीं होता। सिमिलरली गैस सॉलिड एंड गैस है, फॉर एग्जांपल आयोडीन है, सब्लिमेशन के ज़रिए से, नोट करो आयोडीन जो सॉलिड है, सब्लिमेशन के ज़रिए से, एमसीक्यूज़ के लिए नोट करो, सब्लिमेशन के प्रोसेस के ज़रिए से सॉलिड आयोडीन जो है ये किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? गैस में कन्वर्ट होता है। सो दिस इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ द फिजिकल इक्विलिब्रियम। दिस इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ द फिजिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर नेचर चेंज नहीं होता है, जस्ट फिजिकल स्टेट चेंज होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Here rate of evaporation and condensation are same. फॉर एग्जाम्पल सॉलिड जो है वो किस चीज़ में चलता है? सॉल्यूशन में, यानी शुगर है, सॉलिड है और इसका यहाँ हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, हियर द रेट ऑफ डिसॉल्यूशन एंड रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन आर सेम, यानी जिसको हम जितना हम डिसॉल्व करें उतना प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यानी रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड रेट ऑफ डिसॉल्यूशन अगर सेम हो गया तो इट मीन्स कि ये किस चीज़ में है? इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। इन एग्जाम्पल को जस्ट इनके स्क्रीनशॉट लिया करें, कि शायद एमसीक्यूज में पूछा जाए, तब फिर आपको पता हो कि ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके पास और है, गैस है और सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल H2O, ये जो आपके पास ऑक्सीजन है गैसियस फॉर्म में है, और इसको अगर हम सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें, H2O में लिक्विड के फॉर्म में लेकर आए, एक्वियस फॉर्म में लेकर आएँ, तो ये भी आपके पास किस चीज़ में हो सकता है? फिजिकल स्टेट, यानी फिजिकल सॉल्यूशन जस्ट बाय द चेंज ऑफ द फिजिकल स्टेट। सिमिलरली आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम पे आप बात करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? आप बता दें, क्या फिजिकल स्टेट चेंज होगा या नेचर चेंज होगा? सर, केमिकल बॉन्ड टूटेगा, केमिकल रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, और उसमें हम आपको एक ग्राफ भी एक्सप्लेन करके देंगे। चलो जी, इसको ज़रा सा स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा। हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन एन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट between different chemical species, it is called chemical equilibrium। इन्हें क्या बोला जाता है? केमिकल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, आपके पास ऑक्सीजन है, एज ए रिजल्ट अमोनिया बनता है। ये रिवर्सेबल प्रोसेस है, याद रखो, रिवर्सेबल प्रोसेस है। तो इनको आप क्या बोलते हैं? इनको आप केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। नीचे इसका डिकम्पोजिशन जो है ये भी केमिकल इक्विलिब्रियम में आता है। इफ अ केमिकल इक्विलिब्रियम इज ओनली वन फेज, it is called homogeneous, and if it has a more than one phase is called heterogeneous। यहाँ ज़रा सा डियर स्टूडेंट देखें, यहाँ सॉलिड में है, फेज का मतलब है फिजिकल स्टेट। मेरा रिएक्टेंट जो है वो किस चीज़ में है? सॉलिड में है, लेकिन मेरा एक प्रोडक्ट जो है वो किस चीज़ में है? गैस में है। तो यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेज एक दूसरे से डिफरेंट है। हाँ, ये क्लोज वेसल में अगर हो रहा है तो यहाँ इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा, और यहाँ केमिकल नेचर चेंज है, केमिकल स्पीशीज चेंज है, तो इन्हें आप केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। लेकिन क्या ये होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है? एमसीक्यूज में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होमोजीनियस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेट्रोजीनियस। तो आपके पास जो एक केमिकल इक्वेशन लिखा होता है, केमिकल इक्वेशन की ये प्रोटोकॉल है कि उसमें फिजिकल स्टेट यहाँ ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। तो जो फिजिकल स्टेट भी साथ में लिखे गए हैं
तो स्टूडेंट बात इस तरह से है कि ये जो फिजिकल स्टेट है ये आपको बता देता है कि ये एक फेज में हो रहा है या एक से ज़्यादा फेज में हो रहा है। अगर एक फेज में हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस। जिस तरह के ऊपर वाला है, जिस तरह की ये नीचे वाला है, ये एक फेज में है। गैस गैस गैस, रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट भी सारे एक फेज में है। दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। और जब एक फेज में ना हो, एक लिक्विड में हो, एक गैस में हो, या कहीं पर लिक्विड सॉलिड में हो, तो इन्हें क्या बोला जाता है? हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। आपने ये चीज़ें अपने साथ नोट करना है। नंबर ऑफ फेजेस अगर वन हो, जिस तरह के आपके पास होमोजीनियस केमिकल, यानी यहाँ पर अगर आप ऊपर देखें तो ये आपके पास गैसियस है, ये आपके पास गैसियस है, और ये आपके पास गैसियस है, यानी एक फेज है, तो इन्हें आप होमोजीनियस बोलते हैं। अगर आप नीचे देखें तो देखो यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ पर ये वाला आपके पास किस चीज़ में है? ये वाला अगर आप देखें तो यहाँ आपके पास ये किस चीज़ में है? गैसियस में है। और यहाँ अगर आप देखें तो ये लिक्विड में है, मरकरी है, एजी है, ये लिक्विड में है। तो यहाँ 3 फेजेस हैं। कितने फेजेस हैं? 3 फेजेस है। तो इट मींस कि ये होमोजीनियस नहीं है, ये हेटेरोजीनियस है। प्लीज इसको भी अपने साथ नोट करना है। यहाँ एक चीज मैं आपको बताता चला जाऊं, केमिकल इक्विलिब्रियम का ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है। यहाँ बहुत सारे एमसीक्यूज है, प्लीज गौर से इस चीज को नोट करना। केमिकल इक्विलिब्रियम का यहाँ पर आपने इस चीज को नोट करना है। देखो यहाँ पर रेट मोल पर सेकंड, यानी रेट ऑफ द रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स में आप इसको पढ़ते हैं। और यहाँ पर क्या है? टाइम है। देखो रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन, यानी यहाँ पर जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन था इनिशियली बिल्कुल जीरो था, और आपके पास जो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन है, चूंकि रिएक्टेंट ए इज कन्वर्टेड इनटू बी, सही है, एंड बी इज बैक कन्वर्टेड इनटू ए, तो इनिशियली रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से इसका रेट भी ज़्यादा होगा। तो इनिशियली रेट बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ से आप देखें रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, यहाँ से शुरू होता है। तो टाइम के साथ साथ रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता जाता है, और इस तरह से यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली बी का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा होता है, और फिर बी कन्वर्ट होता है ए में, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन का जो रेट है वो भी स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होता है? वो भी स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। तो यहां देखो पहले तो बिल्कुल जीरो था रेट ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन, लेकिन जैसे ये बनता रहा तो रेट ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन भी साथ साथ में क्या होता रहा? वो भी इंक्रीज होता रहा, तो देखो यहां पर रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होता रहा, एंड रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज होता रहा। ये जो पॉइंट है जितने भी वक्त के बाद है, 5 सेकंड है, 6 सेकंड है, 7 सेकंड है, 8 मिनट है, जितने भी 10 मिनट है, जितने भी टाइम के बाद रेट ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन एंड रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गए, इस पॉइंट पर क्या इस्टेब्लिश हो जाएगा? इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। इस पॉइंट पे क्या इस्टेब्लिश हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। और फिर ये यहां पर ये पूरा इक्विलिब्रियम रहेगा। यहां पर हमने कहा इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, तो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन सेम है, तो यहां मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, और अब ये केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। स्टूडेंट्स यहां पर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं यहां पर एक ग्राफ ड्रा कर लेता हूं कंसंट्रेशन का। ये देखो आप स्टूडेंट्स जरा सा आप देखिए, यहां पर मैंने कहा कि कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन, और यहां पर मैंने आपके लिए बना लिया है टाइम, सही है, टाइम। तो देखो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, इसका मैं एक ग्राफ आपके लिए बनाता चला जाऊं। स्टूडेंट यहां जरा सा देखें, यहां पर जो रिएक्टेंट है, यहां मैंने लिख लिए हैं रिएक्टेंट, और यहां पर मैंने किस चीज़ को लिख लिया है? प्रोडक्ट को लिख लिए हैं। तो इनिशियली रिएक्टेंट जो है वो क्या होते रहे? कम होते रहे, और फिर यहाँ पर एक वक्त आया जिसके बाद द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज बिकम इक्वल, यानी इज बिकम कांस्टेंट, और यहाँ प्रोडक्ट थोड़े टाइम के बाद ये इंक्रीज होते रहे, और फिर इस तरह से ये स्ट्रेट जाना शुरू हो गया, ठीक है। स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर देखें, लेट से 5 मिनट के बाद द कंसंट्रेशन, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हुआ, सेम नहीं हुआ, कांस्टेंट हुआ, चेंज नहीं हो रहा था। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए और चेंज नहीं हो रहा होता है, उस स्टेट को क्या बोला जाता है? उस स्टेट को हम बोलते हैं कि यहाँ पर क्या रीच हो चुका है? इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। यहाँ पर क्या रीच हो चुका है? इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, ठीक है। मैं एक ग्राफ बना देता हूँ, और वो गलत सा बना देता हूँ या सही सा बना देता हूँ, आपने इसको डिसाइड करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बना लिया है रेट, यहाँ पर मैंने लिख लिया है रेट, और
यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मैं लिखता हूँ टाइम, ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पर टाइम लिख लेता हूँ। आपने डिसाइड करना है कि क्या ये मैं गलत बना रहा हूँ या सही बना रहा हूँ। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि दिस इज करेक्ट और रॉन्ग, ठीक है। देखें यहाँ पर मेरे पास रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन है, और यहाँ नीचे मेरे पास रेट ऑफ द, यानी यहाँ 0 से शुरू करूंगा तो रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है, रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर इस तरह से ये मेरे पास रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, और यहाँ पर इस तरह से मेरे पास रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन हुआ। रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन कंटिन्यूसली बढ़ता रहा, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन से ज्यादा हुआ। रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता रहा, और रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन से क्या है, कम है। मेरा ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये जो पॉइंट जो मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है या नहीं हो चुका है। मेरा क्वेश्चन है कि दिस लाइन इज फॉर रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन एंड दिस लाइन इज फॉर रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। मेरा क्वेश्चन ये है, फॉरवर्ड रिएक्शन का अगर आप रेट देखें वो तो कम है, रिवर्स रिएक्शन का अगर आप रेट देखें तो वो ज्यादा है। मेरा क्वेश्चन है क्या यहाँ पे कुछ कहीं पर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है, और अगर आपके माइंड में नहीं हो चुका है, अगर आपके माइंड में नहीं हो चुका है तो ये जो पॉइंट है जिसको मैं पॉइंट ए कहने जा रहा हूँ, किया इस पॉइंट ए पर थोड़ी सी मुद्दत के लिए इक्विलिब्रियम आया होगा या नहीं आया होगा, तो ये भी आप सोच लें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये ग्राफ जो है ये केमिकल इक्विलिब्रियम, इसको मैंने कहा ग्राफ जेड, जो ग्राफ सर जीशान ने बनाया, क्या ये केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए करेक्ट है या रॉन्ग है। जस्ट आप करेक्ट या रॉन्ग बताएं। और दूसरा पॉइंट, ये जो ए पोजीशन है, ए पॉइंट पर है, क्या इस पर इक्विलिब्रियम आया होगा या नहीं आया होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है वो जो 3 फेजेस है, वो मैंने आपको बता दिया, वो हेट्रोजीनियस केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पर इसकी बात हो रही है, यहाँ पर ये 3 फेजेस है, तो यहाँ इसकी बात हो रही है कि नंबर ऑफ फेजेस 3 है, तो हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट in a mixture and do not change with the time। प्लीज़ इसको अपने साथ नोट करें, इस पर बहुत ज़्यादा बात हो गई है कि ये कांस्टेंट हो जाएंगे और टाइम के साथ ये चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ द रिवर्स विल बी इक्वल। तो प्लीज़ इसको अपने साथ नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट लेने में इसके बाद की हुई है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इट इज़ द स्टेट ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच द मेजरेबल प्रॉपर्टी लाइक कलर, डेंसिटी, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन इज नियरली अनचेंजेबल, ठीक है। यानी अगर आपके पास इक्विलिब्रियम एक बार इस्टेब्लिश हो गया, डियर स्टूडेंट तकना नहीं है, अगर आपके पास इक्विलिब्रियम एक मरतबा इस्टेब्लिश हो गया, यानी आपके पास एक मरतबा इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो वहाँ कलर, वहाँ डेंसिटी, वहाँ कंसंट्रेशंस चेंज नहीं होते हैं, वहाँ ये चेंज नहीं होते हैं। इसको आपने अपने साथ नोट करना है। इसके बाद है फीचर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम। फीचर ऑफ इक्विलिब्रियम ये है कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। फर्स्ट, दूसरा है इट इज obtained ओनली व्हेन द रिवर्सिबल रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ क्लोज्ड वेसल, क्लोज्ड स्पेस या क्लोज्ड वेसल में, यानी क्लोज होना जरूरी है, ये ओपन में नहीं होता है, क्योंकि ओपन में फिर गैसियस सब्सटेंसेस जो है वो लॉस हो जाते हैं। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया एक्टिव मासेस। सर आपने तो एक्टिव मास पे बात नहीं की, एक्टिव मास इंशाल्लाह लास्ट मास सेक्शन में उस पर बात करूंगा सेकंड वीडियो में, ठीक है, टेंशन मत ले, जस्ट आप पॉइंट नोट किया करें, स्क्रीनशॉट लिया करें। अगला जो है वो है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रॉपर्टी लाइक कलर, डेंसिटी एंड प्रेशर। देखो अगर आपके पास इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है, नहीं हो चुका है, तो आप फिजिकल प्रॉपर्टी से भी उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी अगर आपके पास टेम्परेचर सेम होना, तो आप वहाँ कलर देखो, अगर कलर चेंज नहीं हो रहा है, कलर यानी मतलब पहले रेड कलर था, फिर वो चला गया ब्लू में, अब ब्लू कांस्टेंट हो गया, ब्लू चेंज नहीं हो रहा है एट द सेम टेम्परेचर, तो आप कहो कि मतलब यहाँ इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है। इस तरह से डेंसिटी एंड प्रेशर, इस पर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वो चेंज नहीं हो रहा होता है ना, यानी मतलब ये है कि अगर एक मरतबा इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ तो इसका ये फीचर है कि वहाँ कलर, डेंसिटी और प्रेशर चेंज नहीं होता है, बशर्त ये कि आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हो, ठीक है। नोट करो ये चीज़ें। इसके बाद है इट इज पॉसिबल फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन, यानी इक्विलिब्रियम कैन बी इस्टेब्लिश फ्रॉम एदर डायरेक्शन, यानी ए इज कन्वर्टेड इन टू बी, या मैं लेता हूँ कि H2 है और I2 है, ये कन्वर्ट होते हैं किस चीज़ में, ये किस चीज़ में कन्वर्ट होते हैं,
आई में कन्वर्ट होते हैं तो ये दोबारा से रिवर्सेबल होके डिकम्पोज हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आप प्रोडक्ट लेके रिएक्टेंट में कन्वर्ट करो तो फिर रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी अगर आप इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट साइड से इस्टेब्लिश करना चाहते हो या इक्विलिब्रियम को रिएक्टेंट साइड से इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, जिससे आपकी मर्जी है। ठीक है, इसके बाद है डियर स्टूडेंट्स कि इन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम it is dynamic in nature, it means that the process is not going to cease। यानी ये डायनामिक इन नेचर होता है, यहाँ पर ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होता है, ये रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं होता है। इसके बाद है अ पॉजिटिव कैटलिस्ट कैन सेट अप इक्विलिब्रियम इन अ लेस टाइम बट कैन नॉट चेंज इट। इक्विलिब्रियम पॉइंट आपके पास आ चुका है, तो इक्विलिब्रियम लेट से आपके पास एक इक्विलिब्रियम 5 मिनट में इस्टेब्लिश होता है। कितने मिनट में इस्टेब्लिश होता है? 5 मिनट में। अगर आपने उसमें कैटलिस्ट डाल दिया तो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश उसी पॉइंट पे होगा जिस पॉइंट पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट हुआ था, उसी पॉइंट पे होगा, लेकिन वो 2 मिनट में हो जाएगा। तो कैटलिस्ट का काम है कि जस्ट वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को रीच करने का टाइम घटा देता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद है एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज जीरो। इसको अपने साथ ज़रा सा नोट करें। गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी पे मैं बात करूंगा, लेकिन जस्ट आप अभी अपने साथ नोट करें। गिब्स फ्री एनर्जी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर किसके बराबर होती है? जीरो के बराबर होती है। डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी वो जीरो के बराबर होती है, इसको अपने साथ नोट करें। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम जो है, केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 2 टाइप्स, होमोजीनियस है एंड हेट्रोजीनियस है। उस पर तो बात हो चुकी है, ये आपके सामने होमोजीनियस आ चुका है और इसका ये आपके सामने एग्जांपल है, फिजिकल स्टेट सेम है। और ये आपके पास हेट्रोजीनियस आ चुका है, जिनमें फिजिकल स्टेट या जो फिजिकल स्टेट्स हैं वो क्या हैं? डिफरेंट हैं। तो इसको आप होमोजीनियस हेट्रोजीनियस बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं इसी वीडियो के 2-3 नहीं बल्कि 5-6 आपके लिए प्रीवियस पेपर से इंशाल्लाह MCQs भी करवाऊँगा। मेरे साथ रहिएगा। मेरे दूसरे लेक्चर का इंतज़ार करें, वो है अबाउट द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसमें बहुत सारे बातें करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह नेगहबान।